हमारा देश यात्रा प्रेमियों का देश है। यूं इस देश में यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि आप यात्रा पर जाएं और सुरक्षित ही लौट आएं। फिर भी हमारे यहाँ दुस्साहसी जन यात्रा करने से बाज नहीं आते। चाहे ट्रेन हो या बस की छत या फिर जीपों पे लटक कर वे यात्रारत रहते हैं। पूरे साल देश में यात्राएं चलती रहती हैं। कुछ यात्राएं धार्मिक उद्देश्य से होती हैं तो कुछ मजबूरीवश तो कुछ लोभवश। राजनीतिक यात्राएं स्वार्थ सिद्धि योग देखकर की जाती हैं। कहीं उसके पीछे सत्ता हथियाने का उद्देश्य होता है तो कहीं चर्चा में आने का। इन यात्राओं को पब्लिसिटी यात्रा भी कहा जाए तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कभी कभी इन यात्राओं के माध्यम से यात्राकर्ता यह संदेश देना चाहता है कि अभी वो जिंदा है और मैदान में बना हुआ है। यात्राकर्ता कोई संवेदनशील भावनात्मक मुद्दा ढूंढता है और निकल पड़ता है अपना रथ दौड़ाता हुआ। अब चाहे कोई इस रथ तले कुचले या मरे, उसे क्या, उसे तो चलते जाना है, बस चलते जाना है। वो तो सत्ता का मुसाफिर है। इन यात्राओं की सार्थकता तभी है जब हो हल्ला हो, विवाद हो, टॉक शो हो, बहस हो, दंगा हो। यदि ऐसा होता है तो ही यात्रा सफल कही जाएगी, भले ही यात्री गंतव्य तक पहुंचे या ना पहुंचे। यात्राएं कभी भी भ्रष्टाचार उन्मूलन या फिर सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नहीं की जाती हैं। सड़क पर पदयात्रा के रोड शो किए जाते हैं। सड़क का आदमी आजीवन फुटपाथ पर ही रह जाता है और पदयात्रा के नायक हाथ हिलाते हुए उड़नछू हो जाते हैं। आज की सबसे बड़ी जरूरत भारत को जानो यात्राने की है, ना कि खुद को पहचानो की। लेकिन यात्रा प्रेमी हैं कि निहित स्वार्थों की बैसाखी लगाए दौड़ते चले जा रहे हैं। ये अभी तक जान भी नहीं पाए हैं कि इन यात्राओं से देश को क्या हासिल हुआ। किसी वीआईपी की यात्रा शहर में भूचाल से कम नहीं होती। शहर घंटों अस्त व्यस्त हो जाता है, हालांकि प्रशासन जरूर दुरुस्त हो जाता है। उपेक्षित गड्ढों का जीवन सुधर जाता है और सड़कों का फेशियल हो जाता है। वैसे अस्त व्यस्तताओं में यात्रा करना हमारी मजबूरी भी है और आदत भी। कहीं साधन उपलब्ध नहीं है तो कहीं रिजर्वेशन नहीं है। कहीं ट्रेनें गले मिल रही हैं तो कहीं बसें नदी में डुबकी लगाने चली जाती हैं। जैसे तैसे मिल भी गई तो आपका सामान सुरक्षित रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यात्रा में अनिश्चय ना हो, सस्पेंस ना हो तो क्या मजा है। रहस्य ही है जो हमें रोमांच देता है। और वैसे भी अपने देश में कई तरह के रोमांच हैं। कई बार यात्राएं आप में नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करती है। व्यक्ति यात्रा के बाद दुगने उत्साह के साथ लक्ष्य संधान में लग जाता है। बौद्धकालीन भारत में हमें यात्राओं का स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। तपस्सु और भल्ली नामक के दो वणिक बंधु थे जो तथागत के दर्शन लाभ करके उनके सिर के कुछ बाल लेकर रंगून यानी कि वर्मा की ओर गए थे। इसके अलावा हम पाते हैं कि सुना प्रांत, जो कि अब मुंबई का नारा सोपारा है, वहाँ के एक व्यापारी सैकड़ों मील की यात्रा करके सावथी आए थे। भगवान का उपदेश सुनकर भिक्षु हो गए थे। मगध राज महाराजा बिंबिसार के माध्यम से गांधार राज पुक्कुसाती सुदूर गांधार से पैदल यात्रा करके राजगृह पहुँचे थे। बाद में भगवान भी गोदावरी तक की यात्रा करते देखे जाते हैं। श्रीलंकाई बौद्ध इतिहास के ग्रंथ महावंश और दीपवंश से ज्ञात होता है कि तथागत ने कई बार लंका की लंबी यात्रा की थी। बुद्धकालीन इतिहास से ज्ञात होता है कि उन दिनों ये यात्राएं वास्तव में ये धम्म यात्राएं बुद्ध दर्शन और उनकी कल्याणकारी देशनाएं सुनने के उद्देश्य से की जाती थी। लोक कल्याण ही इन यात्राओं का उद्देश्य होता था। सम्राट अशोक के समय में तो धम्म यात्राओं के इतिहास में एक अनूठा अध्याय ही जुड़ गया। सम्राट अशोक ने सद्धम्म की सुदृढ़ स्थापना के लिए देशों विदेशों में विद्वान भिक्षुओं के 9 प्रचारक दल भेजकर धम्म यात्राओं को स्थायित्व प्रदान किया। इन प्रचारक दलों के मुखिया भिक्षुओं के नाम आपको चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग की यात्रा बुक में मिल जाएंगे। बाद में तो अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के धर्म का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ का रुख किया। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए ह्वेनसांग की भारत यात्रा बुक जरूर पढ़ें। उसमें आप पाएंगे कि ह्वेनसांग ने भारत यात्रा किन किन परिस्थितियों से गुजर कर की। एक नई जानकारी लेकर फिर जल्दी ही आएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।